नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आज दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करेंगे और जो बड़ी घटनाएं आने वाली हैं, जैसे कल कैबिनेट की बैठक है, उनको लेकर भी बात करेंगे कि उसमें क्या क्या होने वाला है। इससे पहले हम ये बात आपको बता रहे थे कि जो मामले पॉलिसी डिसीजन के हैं वो अगर लास्ट या सेकंड लास्ट कैबिनेट में हो भी जाए तो उसका इम्पैक्ट आगे नहीं बनता। जिस तरह से कुछ फैसले लास्ट में हुए थे जिसमें एनटीटी की भर्ती है, आउटसोर्स के मामले हैं, इन पे आगे क्या होने वाला है वो आपको बताएंगे। कल कैबिनेट में रिटायरमेंट एज का जो मामला जो मंडी में मुख्यमंत्री ने कहा था, खासकर जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यक्रम में, उस रिटायरमेंट एज वाले मामले में अब क्या होने जा रहा है वो आपको बताएंगे। और वो इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक है, और अगर कल की बैठक हम आखिरी क्यों मान रहे हैं वो भी आपको वजह बताऊंगा मैं। और उसके लिए अगर आखिरी बैठक ये है तो उसमें रिटायरमेंट एज वाला जो मामला है उस आइडिया को सरकार ने लास्ट मिनट पे क्यों ड्रॉप किया है, ये बात उसमें बताएंगे। कैबिनेट के जितने भी मसले हैं कल कैबिनेट में लगने वाले, उनकी एक एक करके बात करेंगे कि पॉसिबली किस किस पर क्या क्या डिसीजन जो पॉसिबिलिटी है, और जो एजेंडा आज बने हैं उसके मुताबिक क्या क्या मामले उसमें लिए जाएंगे। इसके साथ अगली बात करेंगे कि जो प्रिंसिपल प्रमोशन है 2017 ऑनवर्ड की, जिसको प्लेसमेंट के जरिए किया गया था, और अब 1000 के आसपास लगभग टोटल हो जाएंगे क्योंकि 200 अभी और प्रमोट होने वाले हैं, तो उनकी वीसीसी विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे लैप्स हो गया, ये भी अपने आप एक अपडेट है। क्योंकि जिस प्रमोशन को लेकर समय इतना लग जाए कि विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लैप्स हो जाए, जिसकी अवधि 6 महीने की होती है, तो आप इस परिस्थिति को समझ सकते हैं। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट और करुणामूलक के जो लोग हैं उनको लेकर कल क्या आप उम्मीद कर सकते हैं वो बात करेंगे। जेबीटी की लीगल ओपिनियन आज चली गई एडवोकेट जनरल से डिपार्टमेंट को, ये बैच वाइज भर्ती का मामला है, वो ओपिनियन किस तरह से गई है, क्या उसमें लिखा गया है, वो आपको बताएंगे। आउटसोर्स और एनएचएम का क्या अब होगा। आउटसोर्स का हो चुका है लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार है, और एनएचएम का कल कैबिनेट में हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो बात करेंगे। जेओए, आईटी और लाइब्रेरियन, ये एजुकेशन की नई भर्तियों का मामला है, और इस भर्ती के मामले में सरकार ने क्या किया है जब केस कोर्ट में है, और कोर्ट में भी केस लगा है एक चिट्ठी की वजह से, जो चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी गई थी लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर और जेओए की भर्ती को लेकर, उसमें सरकार ने क्या किया है वो भी एक हैरान वाली करने वाली बात है, लेकिन वो बताएंगे आपको। धर्मांतरण केस जो लास्ट सेशन के लास्ट डे पास हुआ था बिल एक, वो कोर्ट झगड़ा कैसे पहुंचा है। इससे पहले एक विवाद आपने देखा था जब इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर नए कानून के खिलाफ जो कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें माकपा विधायक राकेश सिंघा के कुछ नारे भी वायरल हो गए थे, और बाद में हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था उस पर, लेकिन ये हाई कोर्ट कैसे झगड़ा पहुंचा वो आपको बताएंगे। टीजीटी इनिशियल स्टार्ट की बात किसने की है, ये नए सिरे से मामला उठाया गया है, क्या कल कोई डिस्कशन में आएगा। पॉलिटेक्निक एडमिशन शेड्यूल एक नए सिरे से जारी हुआ है, उसमें क्या नई बात है वो बताएंगे आपको। वोटर जो हैं हिमाचल में 29% बढ़ गए हैं, और जो भारत निर्वाचन आयोग के एक फैसले के कारण ये इंक्रीज हुआ है, और ये फैसला कौन सा है जिसके कारण वोट बढ़े हैं। ना सिर्फ वोट बढ़े हैं बल्कि जो सेक्स रेशो है बीच में, लिंगानुपात, वो भी बढ़ गया है। तो ये दोनों की बात आपको बताएंगे। शिमला से धर्मशाला के बीच में हवाई सेवा, हवाई जहाज वाली, हेलीकॉप्टर वाली नहीं, हेलीकॉप्टर की तो पहले होती रही है, लेकिन फिक्स विंग्ड एयरक्राफ्ट की जो सर्विस है शिमला से धर्मशाला, वो 4500 रुपए से कम टिकट होगा, और ये किस तरह से कब से शुरू होगी सर्विस ये भी आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के टिकटों की आज बात करेंगे पहले तो, और आयुष मिशन में पैसा आ गया है उसकी भी बात बताएंगे, क्योंकि पूरे देश में पहली किश्त आयुष मिशन में हिमाचल को मिली है, और इसमें क्या काम आगे होगा वो तो आगे बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो आज के ये विषय हम बातचीत में लेंगे, इससे पहले एक आग्रह आप लोगों से जितने अभी लाइव जुड़ चुके हैं कि एक बार इस लाइव को शेयर कर लें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अब एक एक करके बात करेंगे इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स की। सबसे पहले आयुष मिशन की बात करते हैं। आयुष मिशन आयुर्वेद विभाग भारत सरकार की मदद से चलाता है, और 22-23 के लिए 88 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं स्टेट के लिए, जो पहले से अप्रूव्ड बजट है। इसमें से 22 करोड़ की पहली किस्त जो है वो आ गई है, दूसरी किस्त दिसंबर में आनी है। लेकिन हिमाचल पहला स्टेट है जिसको ये जो किस्त है वो टाइम से आई है, यानी कि पहली में आ गई है। और इसमें जो
बाकी सारी चीज़ें हैं आयुष विभाग में जो एक्टिविटी है सारी, अब सारी आयुष मिशन के तहत चलेगी और इसमें जो दवा खरीद का जो एक माध्यम है वो भी इसी में होगा और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी इसी मिशन के तहत चलेंगी। लेकिन इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की टिकटों की बात करें तो बीजेपी में तो आज जेपी नड्डा ने लगभग ये एक पिक्चर तो क्लियर कर दी कि बीजेपी में क्यों जो बीजेपी के विधायक हैं उनको डर है कि उनकी टिकट कट सकती है। आज 4 जगह पिछले 2 दिनों में 4 जगह कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के चंबी में, फिर उसके बाद हमीरपुर में, फिर विपाशा सदन मंडी में और फिर नॉन यूनिवर्सिटी सोलन में, ये जो भाजपा के जो एसोसिएटेड कह सकते हैं आप या जो पंच परमेश्वर नाम दिया है जिनको जिला परिषद से लेकर शहरी निकायों तक के जो प्रतिनिधि हैं पंचायतों तक के, उनके साथ इंटरेक्शन जेपी नड्डा ने किया और उनको कई तरह के टिप्स दिए। जो मुख्य बात ये थी कि आप लोग अपनी पंचायत से लीड दिलाएं तो हम जीत जाएंगे। जिला परिषद के लोगों को बोला कि आप अपने वार्ड से लीड दिलाएं तो भी हम जीत जाएंगे। उनको 3 काम क्या करना है वो हमने 6 बजे भी आपको बताया था। मेन चीज़ ये बताई जेपी नड्डा ने कि ये भूल जाएं कि टिकट किसको मिला है, क्योंकि उसकी बात ही ना करें। टिकट जो है वो मिलेगा कमल के निशान को और वही चुनाव लड़ेगा। तो मतलब ये क्लियर है कि बीजेपी बिल्कुल समझौता नहीं करेगी और इस चुनाव में मंत्री हों चाहे विधायक हों चाहे सिटिंग एमएलए हों, किसी का भी टिकट कट सकता है। और यही वजह है कि ना तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कहीं भी जगह नाम लेके, आप देखिए कोई भी चुनाव क्षेत्र देख लीजिए, सीएम ने कहीं भी जाके प्रत्याशी का नाम नहीं लिया है और सिर्फ ये कहा है कि यहाँ से भी बीजेपी का विधायक चाहिए, बस ये बात कही है। और इसका वजह ये है कि अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है बीजेपी में और कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो अजीब परिस्थिति एक ये है कि 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो है वो केरल कर्नाटक में चल रही थी और अब जब 2 राज्यों में चुनाव बिल्कुल सिर पे है और दोनों जगह कैंडिडेट टिकट घोषित करने का इंतजार कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी शिमला में अवकाश छुट्टी पर हैं और गांधी फैमिली जब भी शिमला आती हैं तो यहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं मिल सकता और ये केवल एक फैमिली का अपना प्राइवेट स्पेस होता है और उसी में ये टाइम व्यतीत करके चले जाते हैं। प्रियंका गांधी पहले आ गई थी, आज सोनिया गांधी आई हैं। अब आप देखिए दूसरी तरफ 14 तारीख को प्रियंका गांधी की सोलन में रैली का इंतजार हो रहा है, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। अब ये कब यहाँ से वापस जाएंगे, उसके बाद 14 को आएंगे नहीं आएंगे, एक सवाल ये फिर उठ जाता है जब अगर छुट्टी करनी हो, ब्रेक लेनी हो चुनाव के बीच में। और दूसरी बात ये कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी वो कब होगी, जिसके लिए अब 15 तारीख की नई डेट बताई गई है कि 15 तारीख को ये जो कमेटी है ये हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में अब कांग्रेस के टिकट को लेकर 14 तारीख की अगर प्रियंका गांधी की रैली हो गई तो 15 को कहा जा रहा है कि दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो सकती है और उस बैठक के बाद फिर टिकटों की पहली लिस्ट पर फैसला होगा और पहली लिस्ट आ जाएगी। खैर उम्मीद करते हैं वो टाइम पे आ जाए क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। अब आपको बताएंगे कि शिमला और धर्मशाला के बीच में 4500 रुपए की हवाई जहाज का टिकट आपको कैसे मिल रहा है। दरअसल भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत अलायंस एयर जो भारत सरकार की कंपनी है उसने शिमला से जुब्बड़हट्टी वाला जो शिमला से दिल्ली वाली जो फ्लाइट है वो शुरू की है ATR नए विमान से, जिसका जो पेनल्टी लोड है वो कम है, इसलिए जाती बार भी सवारियां ज़्यादा चली जाती हैं। और शिमला जब से ये शुरू हुआ है तब से शिमला में रिस्पॉन्स भी अच्छा है, पैक होके आ रहा है। लेकिन अब शिमला से 4 दिन के लिए धर्मशाला, 3 दिन के लिए कुल्लू का प्रस्ताव बन रहा है और ये पहली बार होगा कि इंट्रा स्टेट हवाई जहाज उड़ेगा हिमाचल में। इससे पहले इंट्रा स्टेट कोई सुविधा नहीं थी। कुल्लू वाला जो प्लेन है वो डायरेक्ट दिल्ली जाता है और धर्मशाला वाला भी सीधा दिल्ली जाता है, शिमला वाला भी सीधा दिल्ली जाता है। तो आपस में कनेक्टिविटी जो है इंट्रा स्टेट वाली जो हवाई जहाज की वजह से वो पहली बार बन रही है, शिमला से धर्मशाला, शिमला से कुल्लू। हालांकि शिमला से धर्मशाला जाएगा, फिर वापसी में धर्मशाला से शिमला आके फिर यहाँ से सवारियां लेके उड़ जाएगा दिल्ली के लिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ ये महत्वपूर्ण है कि अलायंस एयर ने वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत 11 करोड़ का प्रपोजल दिया हुआ है राज्य सरकार को, जिस पर आज पर्यटन सचिव के साथ फाइनेंस सेक्रेटरी की बैठक होगी और कल कैबिनेट में ये मैटर लगाया जा रहा है। और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग इसलिए है कि राज्य सरकार ने एक शर्त रखी है कि धर्मशाला और कुल्लू के लिए जब शिमला से फ्लाइट शुरू होगी तो टिकट 4500 रुपए से ज़्यादा ना हो। अब जब इससे ज़्यादा नहीं होगा और सीटें कम रहेंगी तो फिर एयरलाइन को वो घाटा कहाँ से पूरा करना है, तो इसीलिए 11 करोड़ सालाना वायबिलिटी गैप फंडिंग मांगी गई है। और उस फंडिंग के बाद
क्या आगे चीजें रहेंगी वो देखने वाली बात है, लेकिन कल कैबिनेट में इसका डिसीजन होगा और उसके बाद पता लगेगा कि सच में ये सर्विस शुरू हो पाती है या नहीं, और आपको ये शिमला से धर्मशाला या धर्मशाला से शिमला या कुल्लू से शिमला वाली जो हवाई जहाज की सेवाएं हैं वो मिल पाती हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण अपडेट होगी। जहां तक बात वोटर लिस्ट की है तो आज वो फाइनल हो गई, जो विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट होगी। और इसमें नई बात यह है कि जो टोटल वोट हैं वो 29% बढ़े हैं। ये बहुत बड़ा इजाफा है, और ये बड़ा इजाफा इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 1 अक्टूबर 2022 जो है वो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी रख दी थी, अहर्ता तिथि जिसको बोलते हैं। पहले क्या होता था विधानसभा चुनाव में कि 1 जनवरी तक की रहती थी, फिर जनवरी के बाद मान लीजिए चुनाव अक्टूबर या नवंबर में हो रहे हैं तो पिछली जनवरी तक जो 18 साल वाले हैं वही वोट कर पाते थे। लेकिन अब 1 अक्टूबर तक यानी कि इस महीने भी जिनके 18 साल हुए वो भी वोट बनवा सकते थे, और इसी वजह से 29% का इंक्रीज एक बार हुआ एनरोलमेंट में ही। अब इस बार 55,07,261 टोटल मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 27,80,000 हैं, महिला मतदाता 27,27,000 हैं। अगर हम टोटल देखें तो नए मतदाता ऐड हुए हैं 1,63,925। ये जो एनरोलमेंट के बाद जो एनकरेज नए ऐड हुए हैं वो हैं, और जितने मतदाता हटे हैं वो 45,073। इनका डिलीशन हुआ है क्योंकि किसी भी वजह से, माइग्रेशन की वजह से या डेथ की वजह से। अब आप देखें कि प्रदेश में लिंग अनुपात कैसे बढ़ा है। पहले ये था 976 जो था ये, अब ये 981 हो गया है, 989 ये हो गया है। तो सबसे ज्यादा मतदाता सुलह विधानसभा क्षेत्र में है 1,04,486, और सबसे कम मतदाता लाहौल स्पीति में है 24,744। इसके साथ कब तक आप वोट अब भी बना सकते हैं जिनका छूट गया, हालांकि हमने बहुत ध्यान दिया था इस पे, हर लाइव में हम आपको बताते थे कि सबसे पहले अपना वोट बनवाइए। और अब भी अगर आप छूट गए हों तो यह आपके पास एक और ऑप्शन क्या है वो आप उसकी जानकारी हम आपको कल देंगे। लेकिन अभी ये तो हो गई वोट की बात। अब पॉलिटेक्निक की एडमिशन की बात कर लेते हैं, हालांकि ये सिर्फ सूचना है सिर्फ। और हिमाचल में जो राजकीय और निजी पॉलिटेक्निक संस्थान हैं उनमें 22-23 की जो पैट और लीट के खाली बची सीटों के प्रवेश हेतु संस्थान स्तर पर स्पॉट राउंड जो है 12 और 14 अक्टूबर को करवाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा जो प्रशिक्षण विभाग है उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। रिक्त सीटों के लिए इनको व्यक्तिगत तौर पे उन कॉलेज में पहुंचना होगा जिसने एडमिशन लेनी है, और जो प्रवेश पत्र हेतु उनको आवेदन पत्र दैनिक आधार पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक लिए जाएंगे। फिर मेरिट बनाई जाएगी, दोपहर 1:30 बजे मेरिट लिस्ट के अनुसार सीटों की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसी दिन मेरिट लिस्ट के बाद फिर एडमिशन भी हो जाएगी। इसके लिए जो आप सुबह प्रिंट के फॉर्म में जो खबर आप देखेंगे उसमें चेक कर लें पहले कि उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगी, और उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं टीजीटी के इनिशियल स्टार्ट की। एक नया जो संगठन अभी बना है टीजीटी का, टीजीटी अध्यापक महासंघ, इनकी राज्य कार्यकारिणी के प्रदेशाध्यक्ष हैं अजय पटियाल। इन्होंने कहा है कि 3 जनवरी 2022 को लागू किए गए 6ठे वेतन आयोग और उसके बाद जो संशोधन हुआ है 6 सितंबर को, इसके बाद जो राइडर भी आया तो टीजीटी का जो मूल वेतन है वो 45,400 फिक्स किया जाए, और इससे इनकी वेतन विसंगति दूर होगी। बाकी जितने फार्मूले लगाए गए हैं उससे वेतन विसंगति दूर नहीं हो रही है। कल कैबिनेट की बैठक है, इनको एश्योर किया गया था कि आप शिमला आइए, उसके बाद अपनी बात रखिए। इन्होंने मंडी में अपना ज्ञापन भी दिया था, इसीलिए कल ये देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें नई होने की गुंजाइश है, और फिर उसी तरह से उसमें बात होगी कि इसमें इनिशियल स्टार्ट को लेकर, टीजीटी को लेकर क्या कहा जाता है। अब धर्मांतरण के केस की बात करते हैं। जो पिछला जो सेशन लास्ट हुआ था, लास्ट डे पारित किया गया था, और इसमें नाम जो था वो हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता कानून इसका नाम दिया गया था, और इसको चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में। और चैलेंज को किया गया है उसमें जो नाम उसमें दिया गया है हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता कानून अधिनियम 2019, इसको चेंज किया था अभी। जो ये कहा कंटेस्ट किया जा रहा है कि ये भारतीय संविधान के जो प्रावधान है उनका विरोधाभासी है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वो कैसे? इसमें प्रावधान ये किया गया है, जो पारित कर दिया है विधानसभा से, कि जो अनुसूचित जाति या अन्य आरक्षित वर्ग के लोग, SC/ST के मान लीजिए जो लोग हैं, अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनको किसी भी तरह के पिछले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जिस कास्ट में वो पहले थे। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर छिपाकर धर्म परिवर्तन करते हैं तो 3 से 5 साल की सजा होगी, 50 से 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये कहना ये है अब जो पटिशनर है उनका कि ये
जो संविधान के प्रोविज़न है उसके खिलाफ है। खैर, इसमें अब सुनवाई टली है अभी, और सुनवाई टली है, उसके बाद जब अगली सुनवाई होगी तभी इसमें पता लगेगा कि कोर्ट इसका व्यू क्या लेता है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो है जेओए और लाइब्रेरियन की भर्ती का मामला। ये चिट्ठी लिखी थी तत्तापानी से किसी व्यक्ति ने चीफ जस्टिस को, प्रताप सिंह ठाकुर ने, और इन्होंने कहा था कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लाइब्रेरियन के 2000 से ज़्यादा पद स्कूलों में खाली हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है और सरकार इसमें गंभीरता नहीं दिखा रही। लेकिन अब गंभीरता का भी आप प्रमाण देखिए कि कोर्ट में केस लगा हुआ है, आज इसमें सुनवाई थी लेकिन सुनवाई टल गई। क्यों टली? क्योंकि राज्य सरकार ने रिप्लाई ही फाइल नहीं किया। तो ये भर्तियों के मामले में सिंसेरिटी है, और जब रिप्लाई अभी फाइल नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा कि इस तरह की भर्तियों के मामले में आगे क्या होगा। एक एससीए के मामले में भी एक आज अजीब सा फैसला यूनिवर्सिटी ने लिया है कि कॉलेज की जो एससीए +2 की मेरिट से बनेगी। ये अपने आप में एक मजाक का विषय है, और वो इसलिए मजाक का विषय है क्योंकि जब आपके पास मेरिट ही नहीं है, आपने रिजल्ट ही घोषित नहीं किए, तो एससीए चुनाव क्यों करवा रहे हैं? और जब कॉलेज में एससीए बनानी है तो +2 की मेरिट का क्या तुक बनता है? ये अपने आप में काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली बात है, क्योंकि स्ट्रीम भी कई बार +2 के बाद चेंज हो जाते हैं। अगली अगर हम बात करें तो वो है जेबीटी लीगल ओपिनियन, क्योंकि जो बाकी मामले हैं आउटसोर्स और एनएचएम वगैरह, ये फिर कैबिनेट के साथ ही लेंगे। जेबीटी का लीगल ओपिनियन एडवोकेट जनरल से मांगा था, आज एडवोकेट जनरल ने वापस एलिमेंट्री के डायरेक्टरेट को दे दिया है। उन्होंने ये कहा है उस ओपिनियन में कि जेबीटी बैच वाइज भर्ती को लेकर नए सिरे से अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। जितनी बीएड वालों को अपॉर्चुनिटी उस काउंसलिंग के दौरान दी गई थी वो काफ़ी है, और अगर उस वक्त किसी को नहीं दी थी तो पिटिशनर क्लेम करेगा, ना कि डिप्टी डायरेक्टर, ये कहा गया है। क्योंकि कांगड़ा के डिप्टी डायरेक्टर ने एक चिट्ठी लिख दी थी उल्टी सी कि उन्होंने तो अपने यहाँ मौका ही किसी को नहीं दिया, जबकि मौका लेना जिस अभ्यर्थी ने था उसने लेना था, क्योंकि राज्य सरकार ने ही 2 बार टाइम बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया था। और एडवोकेट जनरल ने आज कहा है कि बीएड वाले सिर्फ वही एलिजिबल हैं बैच वाइज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है काउंसलिंग में। जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो एलिजिबल वैसे ही नहीं है, क्योंकि उनको अपना क्लेम लेना था, ना कि डिप्टी डायरेक्टर को उनको बुलाकर क्लेम देना था। तो ये डिफरेंस है इसमें। हालांकि ये जो ओपिनियन है इसमें सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द केसेस है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही, लेकिन ये कहा गया है कि इसके मुताबिक आप जो जेबीटी की बैच वाइज भर्तियां हैं वो कर सकते हैं। उम्मीद ये है कि एलिमेंट्री डायरेक्टरेट भी इसको पॉजिटिवली लेगा, और विधानसभा चुनाव अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पहले जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसको पूरा करेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और 472 के आसपास जेबीटी इस माध्यम से भी राज्य सरकार को और विभाग को मिल जाएंगे। अगली बात अगर करें हम तो वो अगली बात है अब प्रिंसिपल वीसीसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे कैबिनेट के मैटर हैं, और प्रिंसिपल वीसीसी भी अपने आप में एक बड़ा यूनिक केस है। आप देखिए आज टीजीटी जो जेबीटी प्रमोट हुए टीजीटी के तौर पे 93 के आसपास, बाकी जो प्रमोशन है प्लेसमेंट के जरिए 200 के आसपास प्रिंसिपल भी हो रहे हैं जो हेडमास्टर और लेक्चरर से बन रहे हैं। और इस तरह के एजुकेशन में तो देवेश कुमार जी ने ऐसा रखा है कि जो जो एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए उनको दे दी जाए, उसके लिए वेट ना करें और लोगों को इसके लिए बार बार ना बोलना पड़े। लेकिन इस प्रमोशन के साथ एक और मामला इनके सेक्रेटरी बनने के बाद शुरू हुआ था, और वो था 2016-17 के बाद से अब तक जितने स्कूलों में प्रिंसिपल प्लेसमेंट के जरिए बने थे और जिनको रेगुलर प्रमोशन मिलनी थी, क्योंकि वो फाइनेंशियल बेनिफिट उनको नहीं मिला था, हालांकि मैक्सिमम रिटायर हो गए हैं, और उनका जो फाइल है ये 960 के से ज़्यादा थे, और उनकी जो फाइल है वो भेजी गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को डीपीसी की प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए। लेकिन जब पब्लिक सर्विस कमीशन भेजी गई, जब उन्होंने देखा तो जो वीसीसी लगे हुए थे, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो 6 महीने का पीरियड लैप्स कर चुके थे। तो फिर वापस फाइल आ गई, फिर एजुकेशन ने फिर से इसको वापस विजिलेंस को भेजा है, और विजिलेंस ने कुछ इसमें क्वेरी मांगी थी, वो क्वेरी का रिप्लाई भी चला गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ये रिप्लाई आ जाएगा। अगर जल्दी आ गया तो कोर्ट से पहले पहले ये भी हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वीसीसी की 6 महीने की अवधि खत्म हो गई लेकिन डीपीसी नहीं हुई। तो ये हालांकि इसमें बीच में पता नहीं कोर्ट का कोई मामला था या फिर जो हैंडीकैप्ड कोटा या कुछ दिव्यांग कोटे का बीच में एक कोर्ट का केस है उस वजह से है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि 6-6 महीने के वीसीसी भी लैप्स हो जा रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो रही। जो प्रमोशन हो चुकी है, रिटायर हो चुके हैं, वो रेगुलर भी नहीं हो पा रहे। तो ये मामला था जो प्रिंसिपल का था। अब अगली बात है इसमें जो हम कैबिनेट से स्पेसिफिक करेंगे, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक है। आज जेपी नड्डा वापस हो गए हैं और मुख्यमंत्री कुल्लू पहुंच गए हैं, क्योंकि कल दशहरे का समापन होना है।
दशहरे के समापन से पहले कुल्लू में कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो स्कूली बच्चों को 9700 हैं ये, यानी कि 9700 टॉपर्स, जिनको जो वहाँ जो स्मार्टफोन है वो आवंटन उनका शुरू होगा। क्योंकि इन स्मार्टफोन्स पर वो नहीं है किसी का फोटो मुख्यमंत्री का या शिक्षा मंत्री का, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी ये दिए जा सकते हैं। कल से इनका आवंटन शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि सप्लाई बोलते हैं भेज दी है, तो ये बच्चों को मिल जाएंगे जो बड़े दिन से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ सुबह ऑनलाइन उद्घाटन शिलान्यास होंगे। मुख्यमंत्री ने बहुत सारे करने हैं पूरे प्रदेश के एक साथ ही कुल्लू से, और उसके बाद फिर दशहरे का समापन होगा। दशहरे के समापन पर मुख्यमंत्री क्या ऐलान करते हैं, ये आप सुबह जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम लाइव आपको दिखाएंगे दिव्य हिमाचल टीवी पर। और अगर सीएम ने कोई ऐलान करना है कर्मचारियों के लिए या किसी वर्ग स्पेसिफिक के लिए, तो यही टाइम है। इसके बाद फिर कोई ऑफिशियल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 13 को फिर कैबिनेट कल है, कल के बाद सीएम चंबा चले जाएंगे, और 13 को फिर चंबा में करने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी लग सकता है। तो कल मुख्यमंत्री की कुल्लू दशहरे की अनाउंसमेंट पर भी नजर रहेगी। उसके बाद शिमला आएंगे और 3 बजे के बाद कैबिनेट की बैठक यहां होगी। अब बात करते हैं कैबिनेट की बैठक में क्या होगा। और कैबिनेट की बैठक में इसलिए बात करेंगे क्योंकि हम जो आपको बता रहे थे कि जो लास्ट मिनट की कैबिनेट है उससे कई बार मामले सॉल्व नहीं होते। वजह यह है कि आउटसोर्स वालों का देखिए, पिछली कैबिनेट में फैसला हुआ था, पिछली से पिछली में, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई। कौशल विकास निगम को अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली जिन्होंने कंपनी बनाना है। कंपनी के बाद उन्होंने अपने अंडर लेने हैं आउटसोर्स वाले, और उसके बाद फिर उन्होंने जो सारी चीज़ प्रक्रिया पॉलिसी भी लानी है, क्योंकि अब पॉलिसी भी वही कौशल विकास निगम लाएगा, ऐसा कहा है। तो जब पॉलिसी उन्होंने बनानी है तो वो कब बनाएंगे, जब कोड लग जाएगा। और फिर अगर सरकार मान लीजिए चेंज हो गई तो फिर जो पुरानी बातें, तो फिर पुरानी बातें हो गई, क्योंकि हम पहला डिसीजन ये आता है नई सरकार की कैबिनेट का कि पिछले 6 महीने के सारे फैसले होल्ड किए जाते हैं। अगर यही सरकार आ गई तब फिर आउटसोर्स वाले थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात है एनटीटी की भर्ती की, उसमें कल का दिन महत्वपूर्ण है। जब एजेंसीज के साथ बैठक होगी फिर पता लगेगा कि आगे भर्ती प्रोसेस किस तरह से शुरू करेंगे। तो ये 2 बातें हो गई। लेकिन इसके साथ आउटसोर्स वाले की बात हो गई। एनएचएम का क्या होगा, इनको कल उम्मीद है, इन्होंने डिमांड की है कि 8 साल जिनके हो गए उनको रेगुलर किया जाए। 8 ना सही 10 वालों को तो शायद कैबिनेट कल रेगुलर कर देगी, लेकिन कल तक का इंतजार करिए, कुछ वर्कआउट इसमें हुआ है। दूसरी बात है जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की, जो 3 जनवरी 2022 तक इन पोजीशन थे। अब इसमें मंडी जब मुख्यमंत्री थे, थुनाग में कल कार्यक्रम भी कर्मचारियों का हुआ, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भी वहां थे। वहां इन्होंने ज्ञापन भी दिया, सीएम ने कहा कि इसको जल्दी कर रहे हैं। लेकिन आज हमने जब फाइल का पता किया तो फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में है, और उस फाइल पे आज फाइनेंस के लोगों को बुला के डिस्कशन भी हुआ है। लेकिन ये फाइल भेजी है डीओपी ने। अब अगर हम रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से देखें तो कार्मिक विभाग की जो फाइल जाती है उसमें सीएम का पहले तो अप्रूवल आएगा कि इन पोजीशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को भी हायर ग्रेड पे देना है, ये सीएम फाइल पे लिखें। जब वो लिखेंगे तो फिर वापस आएगी, फिर फाइनेंस को जाएगी। फाइनेंस का उसमें फिर लगेगा एडवाइस कि कितना उसमें जो वो बनता है, जो फाइनेंशियल कितना देनदारी बनती है, वो फाइनेंस की एडवाइस लगेगी, फिर वो कैबिनेट में जाएगी। ये प्रक्रिया है जनरली अगर ये काम करना हो। अब ये तीनों काम कल एक बार ही हो जाएंगे, ये कल ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि सीएम ने कमिट किया है तो ये मामला हो जाएगा। नोटिफिकेशन कब होगी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कल होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं हुई तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सीएम यहां से चले जाएंगे। बात अगर करें करुणामूलक की, तो करुणामूलक को लेकर जल शक्ति विभाग का जो पेच है वो नहीं सुलझ रहा है। और वो इसलिए नहीं सुलझ रहा कि फाइनेंस कह रहा है इनके पास 110 पोस्टें थी, इन्होंने भरी नहीं। जल शक्ति कह रहा है हमारे पास 0 पोस्ट हैं, अगर 110 हमारे पास हैं तो लिख के दे दीजिए फाइल पर, हम उनको भर देते हैं। लेकिन फाइनेंस वो भी नहीं लिख रहा। नई बात यह है कि फाइनेंस के पास ये 3 महीने फाइल पेंडिंग रही, और उसके बाद 6 तारीख को वापस कर दी गई, उसमें रिजेक्ट करके कि हम आपको एक्स्ट्रा जो डाइंग कैडर की पोस्ट नहीं दे सकते। तो अब ये बच्चे फंस गए हैं, और कल हालांकि ये सीएम से शायद मुलाकात करेंगे, कल कैबिनेट भी है, और फिर देखते हैं कि कोई रास्ता बीच का निकलता है या नहीं। तो ये करुणामूलक की बात है। अब बात करते हैं कि रिटायरमेंट एज का क्या होगा, क्योंकि जो बाकी मैटर हैं अभी लेने को वो सारे एक एक करके निपट गए हैं। रिटायरमेंट की एज की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट एज को लेकर मुख्यमंत्री ने मंडी में अनाउंस किया था राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यक्रम में। हिमाचल में 2003 के पहले के क्लास 4 60 साल में रिटायर हो रहे हैं, 2003 के बाद के 58 ईयर्स में। तो डिमांड ये थी कि एक ही साल दोनों का कर दिया जाए। लेकिन अब ताज़ा घटनाक्रम ये है कि सरकार ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है, ये सोच के कि कहीं ये बूमरैंग ना करे। चुनाव के दौरान ये ना हो कि बेरोजगार ये सोचें कि देखो लोगों की एज बढ़ा रहे हैं रिटायरमेंट की और हमें नौकरी नहीं मिल रही।
तो इसमें अभी सरकार कुछ नहीं करेगी। कल कैबिनेट में ये मैटर नहीं लग रहा है, कहा बिल्कुल ज़रूर था, और उसके बाद इसकी जो बाकी पेपर वर्क था वो भी शुरू हो गया था, लेकिन अब इस मैटर को टेकअप नहीं कर रहे हैं। अभी तक यही सिचुएशन है। जहां तक बाकी मामले हैं वो मैंने आपको बता ही दिए। डॉक्टरों की हड़ताल चली रही है और उस हड़ताल पर कल कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, उसमें क्या करना है। बाकी जो मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट्स हैं जो अभी तक कंटिन्यूस चल रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस भी अनकंफर्टेबल है, वो भी कल मैटर कैबिनेट में आएंगे और एक एक करके वो भी वहां से निकल जाएंगे, लेकिन होगी सिर्फ नोटिफिकेशन ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। फिर बात बचती है लास्ट में कि कोड ऑफ कंडक्ट कब लगेगा। अब 13 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली है, 14 तारीख को प्रियंका गांधी की है। अब 13 को लगता है, 14 को लगता है या 15 को लगता है, यही कुछ है। लेकिन अगर इससे भी डिले हुआ तो फिर कैबिनेट दोबारा हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डिले की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि 1 महीने का टाइम देना होता है प्रोसेस के लिए, और 15 नवंबर हम ट्राइबल के लिए स्नोफॉल की डेट मानते हैं, इसीलिए 15 अक्टूबर और 15 नवंबर का 1 महीना बीच में रखा जाता है। लेकिन फिर भी देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अभी यही लग रहा है कि जैसे पिछली बार 12 और 13 के बीच में फैसला हो गया था, इसी बार भी लगभग ऐसा ही दिख रहा है। और अगर ऐसा ही हुआ तो यही कैबिनेट कल वाली लास्ट होगी। हालांकि कल पूरा दिन हम हर अपडेट आपके साथ साझा करेंगे, मुख्यमंत्री के भाषण से लेकर कैबिनेट के फैसलों तक। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।